नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़ सिफनी का सच। मैं आपका दोस्त फरोज मलिक। उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार, इसी मौजू को, इसी बहस को लेकर आज फिर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। देखते रहिए सिफनी का सच, SKS वेब न्यूज़। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं और सभी दल अपनी अपनी ताकतों में जुट गए हैं। हर दल चाहता है कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ पर हमारा कब्जा हो। जनता किसे चाहती है, जनता का मूड क्या है, जानते हैं। आपके शब्दों में, आपके विचारों को जनता किसे चुनेगी, अपना प्रतिनिधि, अपनी सरकार। अब की बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में, इसी कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं आपके बीच। और हमारे साथ आज मेहमान खुसूसी हैं, स्पेशल मेहमान हैं। 4 लोग हमारे बीच में आज मौजूद हैं। मैं आपका सभी का तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा फौजी सुशील जोशी जी से, जो जिला संयोजक हैं भाजपा स्वच्छ भारत अभियान जिला रामपुर से। दूसरे हमारे मौजूद हैं शाहजमान आर्यन, जो नगर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हैं शाहबाद से। और तीसरे मेहमान हैं हमारे आजमबादी साकिब सैयद साहब, युवा कार्यकर्ता समाजवादी के। और हमारे सबसे बेहतरीन और कर्मठ मेहमान हैं नईम आज़ाद, जो बसपा के जिला सचिव हैं और विधानसभा प्रभारी भी हैं। मैं इन सभी का अपने इस मंच पर स्वागत करता हूं। अब चलते हैं हम अपने आज के मौजू पर, आज की बहस पर। हमारी बहस है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, जनता किसे चुनना चाहती है। हर दल का कैंडिडेट, हर दल का सपोर्टर अपनी सरकार की उपलब्धियां बताता है और दावेदारी करता है कि इस बार फिर से हमारी सरकार। जैसे कि हम जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के CM हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और किस आधार पर वो पुनः अपनी सरकार को दोबारा देखना चाहते हैं, इसी सवाल को हम जानना चाहेंगे भाजपा के हमारे जिला संयोजक सुशील फौजी जी से, कि वे बताएं कि ऐसे उन्होंने कौन से कार्य किए हैं जो जनता से वो अपेक्षा रखते हैं कि जनता उन्हीं को फिर दोबारा से चुनेगी। सुशील फौजी जी बताएं। निसंदेह इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है यूपी में दोबारा से। जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने विकास कार्य किए हैं, गुंडाराज खत्म किया है, धार्मिक लड़ाइयाँ खत्म की हैं, बेरोजगारी, बिजली की व्यवस्था, तमाम योजनाएं, गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए अन्न, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं योगी जी ने, उस सबसे जनता बहुत खुश है इस बार। और उत्तर प्रदेश की 80% जनसंख्या भाजपा की दोबारा सरकार चाहती है। ये सब सर्वे हो गए हैं, सब लोगों ने चेक कर लिया है, जानकारी हो गई है। लेकिन दूसरे दल अपनी शर्म की वजह से ये कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सभी को पता है कि भाजपा की सरकार दोबारा आ रही है और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया फौजी भाई, आपने बताया कि सरकार ने धार्मिक लड़ाइयाँ समाप्त की हैं। तो ये मॉब लिंचिंग क्या है? क्या मॉब लिंचिंग धार्मिक बुराई नहीं है? जैसे कि आपने बताया कि सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। सरकार जितनी भी आई, क्या इससे पहले भाजपा की सरकार से पहले जो सरकारें थीं, क्या उन्होंने जनता के लिए योजनाएं नहीं चलाई? आप बताएं मुझे। जनता के लिए योजनाएं उन्होंने चलाई, लेकिन उन्होंने योजनाएं व्यक्ति को देख करके, जाति को देख करके, धर्म को देख करके योजनाएं चलाई थी। उन्होंने सबके लिए योजना नहीं चलाई। सरकार ने जिस प्रकार से पिछली सरकार जो समाजवादी रही थी, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान के लिए 25,000 करोड़ रुपया दिया था बाउंड्री के लिए। तो ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये उन्होंने सभी धर्मों के जो अपने जैसे चर्च हैं, चर्च नहीं, ग्रेवयार्ड हैं, शमशान घाट हैं, जी। और कब्रिस्तान है, सभी धर्मों के अंतिम संस्कार की जहाँ जगह होती है सबको पैसा देना चाहिए था। ये एक अलग से उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ कब्रिस्तान को पैसे दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद समाजवादी सरकार में समाजवादी मुखिया ये कहते हुए कई बार सुने गए और मीडिया पे आए हैं कि मुस्लिम लड़कियां ही हमारी लड़कियां और हम उनको ही साइकिल और लैपटॉप
और जो भी सुविधाएं उनको देंगे। लेकिन भाजपा की सरकार इस तरह की कोई भी नीति लेकर आती नहीं है और ना ही इस तरह के किसी के बयान रहते हैं भाजपा की सरकार में। जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारी सरकार है, वो सभी के लिए लेकर चलती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो या हिंदू हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का कोई भी जगह है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए जा रहे हैं उसमें किसी धर्म को, जाति को देख कर मकान नहीं दिए जा रहे, सभी के लिए मकान दिए जा रहे हैं। राशन वितरण हो रहा है फ्री का, वो सभी के लिए हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं हो रहा है। कोई भी योजना है वो सारी योजना सभी के लिए समान है। इसमें ये देखकर नहीं किया जाता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये। क्योंकि रामपुर में जब अपना गैस सिलेंडर फ्री के जो कनेक्शन बांटे गए थे तो उसमें मैं वहाँ मौजूद था उस समय। मैंने खुद देखा कि वहाँ पर हमारी मुस्लिम बहनें तो थी 15 और हिंदू बहनें थी 3 कनेक्शन की, जिनकी नाम निकल कर आए थे लेने के लिए। तो 3 हिंदू बहनें थी और 15 मुस्लिम बहनें थी कनेक्शन लेने के लिए। तो इससे ये दिखाता है कि हमारी पार्टी भेदभाव नहीं करती है, जो जिसका हकदार है उसको वो चीज़ मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा अभी आप ही से ही सवाल है, बाकी मेरे जो तीनों मेहमान हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं। जैसे कि आपने हमें बताया कि और सरकारों ने भेदभाव के तहत योजनाएं चलाई, मैं आपकी बात से किसी हद तक सहमत हूं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि समाजवादी सरकार ने कब्रिस्तानों को प्रेफरेंस दिया, ठीक है, उन्होंने मुस्लिम हितैषी होने का एक प्रोपेगेंडा दिया, ठीक है, लेकिन आपकी सरकार कहीं ना कहीं हिंदू प्रेमी सरकार मानी जाती है, तो उन्होंने कब्रिस्तान बनवाए, आपने शमशान क्यों नहीं बनवाए? दूसरी बात यह है, आपने कहा कि केवल मुस्लिमों के लिए साइकिल की योजना या 30,000 की योजना दी गई, तो वो महज मुस्लिमों के लिए नहीं थी। हमारे भारत के अंदर बहुलता में जो है, बहुसंख्यक में जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। बाकी हिंदू धर्म के अलावा जितने भी लोग बचते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं, जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग होते हैं। तो पूर्व की सरकारों ने जो योजनाएं चलाई वो विशेष समुदाय के लिए ना चला करके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई। उसे किसी भी एक विशेष समुदाय से जोड़ना किसी हद तक मेरे दृष्टिकोण में गलत है। इस बारे में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि गैस कनेक्शन बटे रामपुर में, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रामपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जो माइनॉरिटीज सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखता है। रामपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज रखता है आसपास, बल्कि मैं कहना ये चाहूँगा कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 56 या 58% माइनॉरिटीज रामपुर को बिलोंग करता है। तो अगर रामपुर में जब कोई योजना लगेगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर मुस्लिम ही लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। खैर, ये आपकी बात थी। इसी के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो अभी फौजी साहब ने जो अपनी राय रखी उसके बारे में हमारे नईम आज़ाद साहब क्या कहते हैं, उनका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है? नईम आज़ाद साहब। शुक्रिया साहब। मैं नईम आज़ाद अंसारी बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव के रूप में काम कर रहा हूं और बहन जी का एक अदनासा सिपाही हूं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूँ। सवाल है, हमारे फौजी साहब ने सबसे पहले कहा कि भाई गुंडा राज तो सरकार आने के बाद में इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हाँ, सही बात है, इन्होंने गुंडा राज ख़त्म किया है, लेकिन इन्होंने सरकारी गुंडे पैदा कर दिए उनके बदले। गरीबों को, लाचारों को चौकियों में पीटे जा रहे हैं, कभी तो नोटबंदी के नाम पे, कभी तो लाइनों में लगने के नाम पे, कभी आधार कार्ड बनवाने के नाम पे। जिस दिन से ये सरकार सत्ता में आई है उस दिन से लेकर आज तक लोग लाइन में लगे हुए हैं, पूरा देश त्राही त्राही है, हर जगह उहा पोहा का माहौल है। और दूसरी चीज़ ये है, धार्मिक काम कराने के लिए क्या जनता ने आपको चुना था? आप सत्ता में आए थे इन वादों के साथ कि भाई देश में जो अब तक कांग्रेस सरकार ने किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश को घाटे में पहुंचाने का काम किया है, इकोनॉमी की गिराई है। ये सब बात जब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रखे, लुभावने तरीके से इनकी बातों में बड़े मीठे तरीके से लोग आते चले गए। इन्होंने जी भर के जितना चाहा बहकाया, उनके समझ में आई। दूसरी बात, जब ये सत्ता में आए विकास के नाम पर, उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद में इन्होंने धार्मिक काम कराए। क्या हमें मरघटों की या हमें कब्रिस्तानों की ज़रूरत है? हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के गरीब को विकास की और रोजगार की ज़रूरत है। इन्होंने वो नहीं किया।
सबसे पहले तो लोगों को इन्होंने शिक्षा से दूर किया। जो जहाँ से साक्षर खत्म हो जाता है, जहाँ साक्षरता खत्म हो जाती है, विकास की परिभाषा लोग नहीं जानते। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे चली गई है कि लोगों ने अपने अपने बच्चों को आगे तक पढ़ाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा है कि भाई पढ़ लिख के नौकरी तो लगती नहीं है, लिहाजा मजदूरी करिए, इधर जो चाहे वो करें। गरीब आदमी रिक्शा चला के पेट पाल रहा है, तो क्या गरीब आदमी को कब्रिस्तानों की ज़रूरत है या बाउंड्रियों की ज़रूरत है? दूसरी चीज़ ये है, अब तक जब सरकार इनकी सत्ता में आने से पहले थी और कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेतागण दिल्ली के बाहर में मैदान में इकट्ठा होकर के कोई तो सिलेंडर हाथ में लिए हुए होता था, कोई भिंडी, कोई चकला, कोई बेलन, रसोई के ऐसे ऐसे नाम इन्होंने रखे महंगाई के विरोध में। जी जी जी। और न जाने कितने कितने झूठ बोलने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। झूठ बोलने में जितना चाहे बोलो, जितना चाहे लुभावनी बातें करो। मैं भी प्यार से किसी का दिल जीत सकता हूँ झूठ बोल करके। अगर झूठ बोल करके इंसान को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है तो मैं भी झूठ बोल के मना सकता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन वो सच्चाई क्या इंसान के गले उतरेगी? आज जो गरीब तबका है वो रोटी को मोहताज हो चुका है। जो जगह जगह पूरे देश में, प्रदेश में हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए जाते थे। चलिए नईम साहब, आपकी बात सुनी है, जनता ने भी सुनी है और हम सब ने भी सुनी है। शाकिब साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी सरकार दूसरी हमारे प्रदेश में, एक सेकंड जी अभी आप बोलना। शाकिब साहब, आपकी सरकार प्रदेश में इनसे पहले, भाजपा से पहले रही है और अभी हमारे फौजी भाई ने बताया है कि पूर्व की सरकारों ने जो योजनाएं बांटी हैं वो एक तरह से मुंह देखकर बांटी हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाकर, मेरी कुछ समझकर मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरा प्यारा भरा नमस्ते व अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि सुशील जोशी जी ने कि हमारी सरकार ने जो काम करे हैं वो देख कर करे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने कोई भी काम बिना भेदभाव के करे हैं। सबका साथ सबका विकास का जो आपने नारा दिया है, ये नारा आपने भले ही दिया है पर सबका साथ और सबका विकास हम लोगों ने करा है। जो 102 जो 100 नंबर गाड़ी दी गई वो इसलिए नहीं दी गई कि खाली उससे हिंदू के लिए ही सुरक्षा करी जाए या नहीं साकिब साहब, करी जाए। मुद्दा 100 नंबर का या उसका नहीं है। मुद्दा यह है कि जनता अब की बार फिर किसे चुनेगी, किस व्यक्ति को चुनेगी? जनता इस बार काम को चुनेगी। पिछली बार जो 2017 में हमारी सरकार गई है वो इन्होंने बहकाया है, जनता को मूर्ख बनाया है, इसीलिए से हमारी सरकार चली गई। और अब के जनता ने ठान लिया है कि 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी फिर से सीएम बनेंगे और 300 से पार हम फिर से सीट जीत के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहजमान जी, आप क्या कहते हैं? कांग्रेस 27 सालों से लगभग उत्तर प्रदेश में विराजमान नहीं हो सकी, क्या कारण रहे हैं कांग्रेस की असफलताओं के, या क्या कमियां रही हैं कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी और सबसे पुरानी पार्टी है। 1952 के इलेक्शन में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे सन 47 के बाद में 1952 में, तो सब जगह कांग्रेस का ही परचम बुलंद था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस विलुप्त होती चली गई। आखिर क्या कारण रहे होंगे ऐसे? क्या कांग्रेस वादे पूरे नहीं कर पाई या कांग्रेस विकास नहीं कर पाई? क्या कारण रहे होंगे ऐसे? आप शाहजमान जी बताएं, जनता जानने के लिए बेचैन है। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करूंगा सैफनी का सच चैनल का, जिन्होंने मुझे तहसील शहबाज से यहाँ पर बुलाया। और जैसा कि फिरोज भाई आपने कहा कि 27 साल से कांग्रेस का वजूद यूपी में नहीं है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगी कि 65-70 साल राज करना भी कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कुछ तो करा, कुछ तो उन्होंने जनता को जित दिया। जो 65 से 70 साल उन्होंने जनता के दिलों पर राज करा। हाँ, कुछ कमियाँ कांग्रेस की रहीं, छोटी पार्टियों को उन्होंने बढ़ावा दे दिया, छोटी पार्टियों का विलय हुआ, उसी के कारणवश कुछ छोटी पार्टियों का विलय इस तरीके से हुआ जैसे आपके सामने है समाजवादी पार्टी, भाजपा, जो भी दो पार्टियां हैं। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। जितने भी छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, ये सारे दलों की देन ही कांग्रेस है, ये इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जब हम सही हैं तो हम विफल क्यों हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम सही हैं तो विफल क्यों हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है जनता के मूड पर। जनता के मूड पर डिपेंड करता है। जनता कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए, बहुत से को होता है कि भाई
काफ़ी टाइम हो गया, अब बदल के देखते हैं। नहीं, ये टेस्ट बदलेगी जनता, ठीक है। मेरे घर पर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, डेली अगर साग बनेगा तो टेस्ट करूंगा, चेंज बदलूंगा, तो 7 दिन में तो बदल दूंगा, 8वें दिन तो बदल ही दूंगा। लेकिन 27 साल एक लॉन्ग पीरियड, एक बहुत लंबा समय होता है। 27 साल तक कोई आदमी गाजर ही नहीं खा सकता। वो आपकी बात ठीक है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ थे, जितने भी नेता लोग थे, कुछ अपनी में रहे, कुछ ने इधर उधर देखा। यूपी पे फोकस उनका नहीं रहा। यूपी में छोटी पार्टी जितनी थी, समाजवादी, बसपा हुई, भाजपा हुई, ये एक्टिव होती चली गई। लेकिन कांग्रेस का जो मेन मोटिव था, उन्होंने सारी जगहों पे देखना शुरू करा। साजमान जी बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन अब इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? फिरोज भाई, मुझे लगता है कि इस बार 2022 का इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष की इस वक्त जो मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, ये आपको भी पता है, जनता दिख रही है, सब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी विपक्ष में इस वक्त लड़ाई नहीं लड़ रही है। चाहे फिर वो किसानों की आवाज हो, मजलूमों की आवाज हो, जितने भी हो, XYZ जितने मुद्दे हैं, कोई सा भी आप ले लो, मॉब लिंचिंग का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, रेप मर्डर, इस वक्त इस सरकार में उत्तर प्रदेश की इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वर्तमान हमारी भाजपा सरकार हमारे सूबे में भी विराजमान है और हमारी केंद्र सरकार में भी विराजमान है। और केंद्र सरकार में हमारी सरकार ने किसानों की हितों के लिए सरकार के बकौल और किसानों के बकौल सरकार के अहितों के लिए एक कृषि बिल पास किया है। मैं जानना चाहूंगा उस कृषि बिल के बारे में अपने फौजी सुशील भाई से कि फौजी सुशील भाई बताएं कि किसान उस बिल के विरोध में इतना उग्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों के पक्ष में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये जो बिल है कृषि बिल, इसको उन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। जब इसको पढ़ करके इसमें कोई बदलाव करने की बात सरकार कहती है तो वो सामने आते नहीं हैं। जितनी बार इनको बात करने के लिए बुलाया गया है, एक बार भी गए नहीं। जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, धरना देते हैं। जी जी। बिना पढ़े ही वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है कि कृषि बिल में है क्या है कृषि बिल में ऐसा कुछ, और क्यों विरोध कर रहे हैं किसान। हमारे फौजी साहब ने तरफदारी की है कि कृषि बिल किसानों के हित में है। नईम साहब, क्या कहते हैं आप कृषि बिल के विषय में? क्या मैं जानना चाहता हूँ, जितने किसान हैं वे पूरे के पूरे अनपढ़ हैं, उनसे कृषि बिल पढ़ना नहीं आता? बताइए मुझे। जो सवाल सरकार ने उसमें लिखे हैं और रखे हैं, जो जवाब उसमें रखे हैं, क्या किसानों से उन्हें पढ़ना नहीं आता? अगर इतने सारे किसान एक मुश्त होकर के धरने पर बैठे हैं, उन्हें अगर कुछ सवाल गलत लग रहे हैं तो आप जनता के लिए बने हैं, आप देश के मुखिया बन गए, तो सुनेंगे किसकी? आप जनता की ही नहीं सुनोगे तो देश का क्या होगा? आज देश बर्बादी के दहाने पे खड़ा है, जहाँ से कामयाबी और बहुत दूर तक दिखाई नहीं देती। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल भी बना दिया है कि किसान डंडे खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जिसके लिए भारत का संविधान बनाया गया था, जिसके लिए तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कितने शहीद फांसी पे चढ़ गए हैं। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद कराया गया किसके लिए? कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो आज़ाद हो सकें। लेकिन आज़ादी के बाद भी आज गुलामी का एहसास देश की जनता कर रही है। और ऐसा गुलाम जिसके मानसिक तौर पे जिसे गुलाम कर दिया गया हो, जिसकी सोच को बांध कर रख दिया गया हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से काम किया है। वादे मैं बहुत अच्छे करना जानता हूँ, कर सकता हूँ। अगर झूठ बोलने से देश की गद्दी हासिल होती है तो मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ, और इतना झूठ अच्छे तरीके से गरीबों को पढ़ाई से दूर करने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया मीठे बोल सकता हूँ, लेकिन मीठा तो जहर भी बुरा होता है। जब मीठा गले के नीचे उतरता है, आदमी की मृत्यु संभव हो जाती है। झूठ बोल के सत्ता में काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी नईम साहब, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं और आप बहुत ही आहत हैं जनता की तराही को देखते हुए। तो नईम भाई के लिए मैं एक मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कहिए। ये कह रहे थे कि क्या तो देश के किसान सब अनपढ़ हैं, वो बिल पढ़ना नहीं जानते। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे तो आप भी हैं, आप भी शायद ग्रेजुएट या पोस्ट PG होंगे, पकौड़े तलने पड़ेंगे। आपने भी वो बिल पढ़ लिया है क्या? ये बता दें। या आप भी सिर्फ विरोध करने जा रहे हैं वहाँ पर? जो पढ़े लिखे उनको अनपढ़ कर दिया आपने। हमने सेफनी के लिए क्या दूसरों को पढ़ा लिखा बता रही है? यदि हमने सेफनी के लिए कोई नियमावली बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल सेफनी के लिए
अगर हमने कोई नियमावली बनाई है कि सेफनी के लोग इस प्रकार से रहेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ जाएंगे, बिल्कुल। ये कार्य करेंगे, ऐसे निकलेंगे, संविधान तो हमारी उस सुरक्षा के नियमावली लिए को है। सभी लोगों ने पढ़ना है पहले जी। और जो बात पसंद नहीं आ रही है उसको पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि पहला वाला पॉइंट अब गलत है आपका, हम ये नहीं जी, कर जी। पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा पॉइंट थोड़ा सही है लेकिन इसमें बदलाव करना पड़ेगा। तीसरा ये गलत है, चौथा भी गलत है, एक पॉइंट सही है बाकी खराब है। मैं बताता ये हूँ बातें point करते क्या नहीं, है। वो ये मैं बातें point करते ही बता देता नहीं। हूँ। जब भी उनको बुलाते हैं वार्तालाप के लिए वो बात करते नहीं है, वो चलिए, पढ़ते चलिए, नहीं है। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। पॉइंटों का जिक्र, अगर पॉइंटों के बारे में पता नहीं है तो एमएसपी पे गारंटी का कानून के लिए जो किसान करीब 2 महीने से 3 माह से वहां पे संघर्ष कर रहा है, क्या वो पॉइंट उनको मालूम नहीं है? एमएसपी का अगर गारंटी का कानून ये बना दें तो इनकी जेब से क्या जाएगा, लेकिन इनको ठेकेदारी कर दी है देश के किसानों कानून को सरकार ने जमीनें छीनने का ये काम कर रहे सरकार हैं। बनाने को तैयार है, हर कानून बनाने को तैयार है, लेकिन वो आगे बात तो करें, उस कानून पर बात करें क्या बात गलत कैसे है, होती क्या है? सही है। बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने आजमबादी साहब के पास में। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं कृषि बिल के विषय में? 1 साल से ऊपर हो गया, जी। किसान वहाँ पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल। वहाँ पर आंदोलन में बैठा हुआ है। जी। ये अभी फौजी साहब ने बताया कि वो लोग क्या कहते हैं, किसान नहीं है। क्यों किसान नहीं है साहब? वो किसान यूँ नहीं है कि यदि वो किसान होते तो किसानों के हित की बात करते और उस नियम कानून को पढ़ते और किसानों को बताते कि भाई इसमें ये गलती है, सही है। अच्छा। वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है। और टिकैत जी जो है, टिकैत जी को आप क्या मतलब क्या समझ रहे हैं? वो 3 बार देखिए, किसान हार किसी चुके हैं। अच्छा, फौजी साहब, किसी आप कैसे व्यक्ति कह विशेष सकते के हैं बारे में हमें किसान टिप्पणी नहीं? नहीं करनी है। राकेश टिकैत जी 3 बार इलेक्शन हार चुके हैं। तो किसान खत्म हो बात गया, किसान खत्म हो गया। हारने के बाद किसान खत्म नहीं, जो व्यक्ति आर्यन साहब क्या राजनीति कहते पहले से हैं? है, आप क्या कहते हैं आर्यन साहब? जो सुशील व्यक्ति भाई। पहले से राजनीति में है तो वो तो राजनीति की बातें सोचेगा। उनको तो भाजपा कलियां सरकार को रहेगी। गिराने के लिए है। भाजपा सरकार कितना अच्छा करेगी, जी। उसको वो उल्टा ही लगेगा। ठीक। वो गलत ही बताएगा लोगों को। भाई उनका तो अगर वो गलत बता रहे हैं तो वो किसानों को बिल्कुल पढ़ के बता। तो आपका काम ही गलत है सुशील ना भाई, बताने का। सुशील भाई, आर्यन साहब को मौका दे बोलने का। सुशील आर्यन भाई, साहब एक सवाल पूछूंगा सिर्फ, ठीक है? आप मुझे ये बताइए, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, XYZ, पैसा, गाड़ी, एवरीथिंग, आप सब कुछ डेवलप करते हो। मैंने आपसे कह दिया कि भाई सुशील भाई मेरे साथ चलो, वहां पे ऐसे ऐसे एक चीज का विरोध करना है, आपके पास सब चीज है, आप 5-6 महीने अपने परिवार को छोड़ के मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओगे क्या? पैसा जब बांटा जाएगा, लोगों को खर्चा दिया जाएगा, डेली का आप 500 कैसे कह सकते हैं पैसा बांटा जा रहा है? जाएगा आदमी। आप आपने गए थे देखा, क्या वहाँ पे? आपको आपने मिले थे देखा, पैसे? तमाम सूद पकड़ गए हैं, तमाम लोगों को आपने पैसा देखा, देते हुए। किसे- आपने किसे मिला देखा? पैसा? अरे खजाने की सारे पूंजी सबूत तो हैं, वजीर आला पे है सुशील भाई। भाई, आपने देखा या देखा आपके वो- किसी नेता देखो ने देखो देखा? भाई, कोई वीडियो, वहाँ कोई पे जब साक्ष्य, कोई खबर? डांस पार्टी चल रही थी, कहाँ पर चल और रही थी? बियर चल रही थी वहाँ पे, कहाँ किसान पर? जो है कोई सबूत आपके पास? आंदोलन में, हाँ वो सब वीडियो दिखाया है, कहाँ सारे पर चल चैनल रही ने थी? दिखाया, जी न्यूज में दिखाया, आज तक दिखाया, सभी ने दिखाया। ये तो आपके अखबार बिके में हुए क्यों हैं नहीं ना। ये चैनल तो आपके बिके हुए हैं। देखिए, चलिए, एक बात मत कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात बात नहीं। करिए। शांत, सभी शांत हो जाएं। अब मैं अपनी जनता से, अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे कृषि बिल के पक्ष में कहां तक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या हमारे प्रदेश की प्रदेश की सुरक्षा, महिलाओं का उत्पीड़न जो आजकल आम चल रहा है, क्या ये बहुत ज्यादा सुरक्षित है, सिक्योर है? इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? सुरक्षित होता तो आज ये हाल होता बेटियों का। दिन दहाड़े बेटियों के, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए थे, उसमें महिला की कैसे साड़ी खींची गई थी। ये है हमारे देश का, देखिए आप खुद ही। महिला का उत्पीड़न हो रहा है, बेटियां आए दिन बलात्कार कर रहे हैं, ये है इनका। बेटी क्या बचाओ, कहते हैं आर्यन साहब? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देते हैं, असल में इन लोगों ने हमें नारा नहीं, ये नारा नहीं था, इन लोगों ने हमें चेतावनी दी थी कि बेटी बचाओ। बेटी बचाओ जी, क्या कहते हैं आर्यन साहब? चेतावनी दी थी देखिए, कि बेटी बचाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है फिरोज भाई कि इस सरकार में मैंने महिलाओं- सरकार का नाम नहीं लिया, मैंने प्रेजेंट में हाँ, कहा present कि में। वर्तमान में। सरकार तो जाहिर सी बात है ना। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन हम कह रहे हैं इस सरकार में आपका जो मसला है कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ तक सिक्योर है? कहाँ तक सिक्योर है? जी। अरे जिस पार्टी के विधायक जिन पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हों, पीड़िता को मरवा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है, बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्या हुआ होगा। छोटा सा मैं कहना देखिए, चाहता हूँ। एक मिनट, बात खत्म होने के बाद। एक मिनट। ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है, अच्छा नारा था, लेकिन ये बताया नहीं कि किससे बचाना था, ठीक है? वो आपके सब सामने है। और ये जैसे अभी साकिब ने बताया था, अभी मात्र मेरे ख्याल से 1 महीने की 1.5 महीने की बात है कि चलिए आर्यन साहब, आप अपनी बात को यहीं पर इलेक्शन रोकिए। में जो हुआ, साड़ी खींची गई, वो भी इन्हीं के कानून के दौरान। चलिए लेकिन उसको कोई अभी छोड़िए, कानून ये नहीं बनाया गया। अमर्यादित टिप्पणियां हैं जी। जिनके विषय में हमारा वार्तालाप करना ही अशोभनीय है। तो मैं बस, नईम साहब आप बताएं। समाजवादी तो एक तरफ एक नई पार्टी बनी है आजमवादी, जो बहुत अलग से पैदा हुई है। समाजवादी से कोई मतलब ही नहीं है। और समाजवादी की एटा की हमें वो रात भी याद है कि जब
बड़ा सा एक स्टेज लगा हुआ था महिलाओं की सुरक्षा की और महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं समाजवादी के लोग, जिसने सामने खोले आम जो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो समाजवादी पार्टी का मुखिया बैठ करके डांस देख रहा था, जो महिलाओं को नचाने वाले लोग हैं वो महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। कौन सा मुखिया देख रहा है? आपके एटा में जो साथ में निकालिए, अभी गूगल में निकालिए, आपके यहाँ के जो नेतागण हैं, जी, जब उनका जन्मदिन हुआ था तो एटा के अंदर एक डांस पार्टी का प्रोग्राम हुआ था, आप और उसके सबूत उस पर देखिए, आप गूगल करिए, आप बताइए जहाँ डांस पार्टी हुई थी और अखबारों में छपा था, ये बहुत बड़ा। आपने तो दूसरी बात ये है, आजमवादी क्या है भाई? आजमवादी क्या है मामला? क्या है आजमवादी एक अलग से तुमने पैटर्न तैयार कर लिया, समाजवादी को भूल कर नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी को भूल करके आजमवादी पार्टी बनी? तो आजमवादी भाई जी, आजमवादी क्या है? ये आजमवादी मेरी बात सुनिए, ये एक मोहब्बत है, एक शख्स से, क्या एक शख्स से मोहब्बत है। चलिए, अब हमारे बीच में कुछ दर्शक भी आए हुए हैं, हमारे बीच में नईम साहब हमारे बीच में कुछ दर्शक भी आए हुए हैं आपकी। भाई सुनिए जी सर, अच्छा बोलिए, आपको सिर्फ 30 सेकंड का समय दिया जाता है। समाजवादी पार्टी सत्ता में कई बार काबिज रही है और उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी है। मुस्लिमों की ठेकेदार कहता हूँ मैं इसे, मुस्लिमों की ठेकेदार जो जिम्मेदारी लेती है मुस्लिमों की। हालांकि समाजवादियों और भाजपा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दुश्मन बना के लूटते हैं, ये दोस्त बना के लूटते हैं, ये पीठ पे खंजर घूमते हैं, ये सामने से खंजर घूमते हैं। तो सामने वाला मिला करके मुस्लिम कम्युनिटी आज उस पायदान पे पहुंच चुकी है, उनके बच्चे आज जो है साक्षरता से दूर हो गए। जी बिल्कुल। जो विकास के असली मुद्दे हैं जरा गौर फरमाइए, इन्होंने क्या कर दिया भाई, वो मुसलमान का राशन कार्ड में नाम आता हो गया, ये विकास बना दिया मुसलमान का, कॉलोनी मिलते हो गई, ये विकास है, इसे विकास कहते हो आप? कभी आपने, अगर आप मुस्लिमों के हितैषी थे, समाजवादी पार्टी के लोगों, अगर आप मुस्लिमों के हितैषी थे तो आप मुझे ऐसा बताइए कि पूरी समाजवादी सरकार ने अपने 5 साल के दौरान सत्ता काल में उन्होंने अगर किसी मुस्लिम के लिए स्पेशल काम किया हो, अलग से कोई सुविधा उन्हें पहुंचाई हो, आप मुझे बताइए। तो कहीं आपने सत्ता रहने दिया? आपने बोले नहीं। आज तुम्हारे आजम खां आप जेल में बंद हैं, वो उनकी सजा क्या? उनका पालनहार, उनके पार्टी का रहनुमा, उनसे मिलने तक पहुंचता नहीं है, और आप मुस्लिमों का अंधभक्त। सुनिए, आजम खां किस चीज की सजा भुगत रहे हैं आपको पता है? वो रामपुर के लोग नहीं, आप मेरी बात का जवाब, ये सब चीज कानून गुनहगार मान चुका है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आजम खां साहब किस वजह से आज सजा भुगत रहे हैं? सवाल बताइए, सवाल जवाब नहीं। देखिए एक सेकंड जी बताइए। सवाल ये है, अगर मुस्लिमों की हितैषी समाजवादी सरकार होती, लगभग मैं ये मानता हूँ कि आजम खां साहब को 1 साल का अरसा जेल के अंदर हो गया है। जी। कभी पलट कर अखिलेश यादव जी ने उनके बारे में ना तो कुछ पूछा, अब आकर के जब 1 साल बीता, चुनावी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक सवाल किया और कहा कि मैं आजम खां से मिलने के लिए जेल जाऊंगा। उसके बाद में उनकी जो मोहब्बत थी वो मड़ाई। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम कम्युनिटी समाजवादी से अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो अब उसको मनाने के लिए, उसको पहचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने जेल में जाकर के उनसे जाके मुलाकात की, बेवकूफ़ बनाया। क्यों? केवल वोटों के लालच में। ये लालची पार्टी और ये गुमराह करने वाली पार्टी है। इसने आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया? और मुस्लिम अंधभक्त, उन्हें ये पता ही नहीं विकास की परिभाषा होती क्या है। मुस्लिम किसी से पूछना, एक सेकंड भाई, सवाल था, बताना आप मुझे ये बताइए, विकास की परिभाषा आप किसी मुस्लिम लड़के से पूछ के देख लीजिए, वो 2 चीज बताएगा। एक तो ये बताएगा राशन कार्ड में नाम आ गया, सुनिए एक सेकंड भाई, 1 मिनट। एक तो ये बताएगा कि भाई राशन कार्ड में नाम आ गया, मुसलमानों की बहुत वो मीट की दुकानों पे गोश्त खुलेआम बिक रहा है, और एक दूसरा ये बताएगा कि उसको कॉलोनी मिल गई। ये क्या है? ये विकास है? इसे विकास का नाम देते हो आप लोग? आपकी पार्टी भी तो पहले थी, तो आपने क्या विकास दिया? हमारी पार्टी ने लोगों को बता दीजिए। हमारी पार्टी ने लोगों को दिया। 1 मिनट। हाथी बना के हाथी बना सुनिए, हमारी बहन मायावती ने जी पूरे प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश दिया। हाथी बना लड़कियां आज जो अपने मुंह से, वो अपने घर से वो छुप के निकलती हैं जी, उन्होंने ना नजरें उठा के चलने का सलीका सिखाया। इतनी कानून को मजबूती उन्होंने धार दे दी कि कोई भी किसी से गुंडा मवाली जितने भी थे लड़कियों के पास होने से डरते थे। तो फिर मेरी बात सुनिए, तो फिर हमारी सपा की सरकार कहाँ से बन गई? गुंडा राज, ये बिजनौर में हंगामे कराने वाली पार्टी है। आज अपने आप को ये बता रही है कि उसमें मुजफ्फरनगर में छोड़ी, मुजफ्फरनगर में लाखों मुस्लिमों का, हजारों मुस्लिमों का कत्ल कराने वाली ये पार्टी आज मुस्लिमों की हितैषी बन गई। नईम साहब
दूसरों को भी मौका दीजिए। हाँ। नहीं साहब, दूसरों को भी मौका दीजिए। मुस्लिम इतिहास ये नहीं साहब, आप अपने जज्बातों पर कंट्रोल कीजिए। क्या किया है जी तुमने? साकिब साहब कहिए, आप अभी कहिए। भाई साहब ने कहा था कहिए। कि ये भाई साहब तो समाजवादी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये बोलने नहीं दे रहे। नहीं, बात तो ये आप है, बोलिए, भाई साहब, आप मेरे दिल की बोलिए। भावना है, तो आप आप लोग बोलिए, आप मुस्लिमों बोलिए ना। के मुस्लिमों को रहनुमा कैसे? मेरी बात आप ठेकेदार क्यों? कौन? हम तो नहीं कह रहे हैं अपने आपको ठेकेदार। ठेकेदार हो, मुस्लिम करते फिरते हो तुम। भाई साहब आपको क्या बोलने है का ये? मौका नहीं, देंगे। नहीं। सुनिए, साकिब के साथ ही आपको मौका दिया जाएगा अगली डिबेट में। अब ये जो दो लोग और अभी हमारे साथ बीच में हैं, अभी नहीं आपने साहब, ये बात कही थी कि समाजवादी से हट गई, आतंकवादी कहाँ से आया? साकिब साहब, ये जो मैंने अरे भाई प्रेजेंट के सवाल साकिब साहब दोनों लोग शांत हो जाइए, वरना मैं आपको म्यूट करा दूंगा। देखिए, आप दोनों के मन की जो भावना है, आप दोनों को स्पेशली किसी दिन बुलाया जाएगा और आपने दिल की भड़ास पूरी निकाल लेना। लेकिन ये जो दो और हमारे मेहमान हैं मौजूद यहाँ पर, जरा इनको भी थोड़ा सा मौका दीजिए। और यही जो हमारा एक सवाल था, यही है, हम खत्म करते हैं इसको। अब सवाल आता है जो इन्होंने नईम साहब ने रखा, विकास, कि विकास की परिभाषा क्या है। तो विकास में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। विकास का मतलब ये होता है कि हम अपनी सुख और सुविधाओं को बढ़ाएं। तो विकास चार चीजों पर टिका होता है भाई साहब। एक मिनट उसकी रुको। पहली बुनियाद साक्षरता से शुरू होती है, शिक्षा से शुरू पहले होती है, सुनिए नहीं विकास से साहब, शुरू होती नहीं है। साहब शांत हो जाइए। देखिए, ये सत्यता है कि यदि किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो वहां की साक्षरता को खत्म कर दीजिए। बिल्कुल। बर्बाद तबो वाला कर दिया इन्होंने। शांत रहिए। अब साक्षरता है या नहीं है, या आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारें साक्षरता दर को कम कर रही हैं? विगत दिनों में परिस्थितियां ऐसी रही हैं, विगत दिनों में ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि वहां पर बच्चों के, नौनिहालों के जीवन के साथ नहीं खेला जा सकता। खैर, वो मौजूद अलग है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, सेफनी की। तो यहाँ पर पिछले 4 दिन से बारिश का माहौल है और लाइट इतनी शानदार आ रही है कि लोगों के मोबाइल ढंग से चार्ज तक नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बारे में जो हमारे सुशील फौजी जी हैं, ये अवगत कराएं कि पहले जो लाइनें थी, हमारी जर्जर लाइनें थी। आवाज पर उठाना, जेल चले जाओ। एक मिनट, जेल चले जाओ, आवाज मत उठाना। बिजली अगर नहीं आती तो एक मिनट, जेल चले जाओ। शांत रहो। ये गुंडागर्दी की सरकार है। शांत रहिए आप, एक मिनट। तो पहले हमारी जर्जर लाइनें थी, HT लाइनें थी, तारों वाली। तब कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, अच्छी लाइट आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे सेफनी में लाइन भी ऑप्टिकल हो गई है, फाइबर केबल पड़ गई हैं। उसके बावजूद भी हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है या बारिश शुरू हो जाती है, सेफनी की लाइट गुल हो जाती है। ये ऐसा क्यों है, या सेफनी को अघोषित कटौती क्यों की जा रही है? फौजी साहब बताएं आप जरा। पहले तो आप ये जानकारी ले लें बिजली विभाग से कि ये बिजली की कटौती होती कहाँ से और क्यों हो रही है। जो बस्ती के अंदर लाइनें हैं वो तो हैं 440 वोल्ट्स की जी, और जो बाहर से लाइन आ रही है वो है 11,000 वोल्ट्स की। हाई टेंशन अंदर है। जो हाई टेंशन, अंदर जो केबल लगा हुआ है ये तो बस्ती की सप्लाई के लिए है। लेकिन जो बिजली घर से बिजली घर को जो लाइन आती है तो वो उसमें तार ही होता है, नंगा तार, उसके अंदर हाई केबल टेंशन नहीं लाइन आती है। जी। तो आंधी की वजह से ये केबल नहीं टूटता है, आंधी की वजह से वो हाई टेंशन लाइट तार टूटता है, इससे कि बिजली की व्यवस्था ठप हो जाती है। नहीं तो वो सेफनी की नहीं, क्यों होती है? सेफ नहीं, ये सारे क्षेत्र की हो जाती है। नहीं, सारे क्षेत्र की नहीं होती। जो अगर मान लो हमारी बिलारी से लाइन आ रही है और धर्मपुर के पास में ये तार टूट गया, जी जी, तो इस लाइन में आने वाले जितने भी गांव या क्षेत्र है उसकी सारी व्यवस्था ठप होगी। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि किस फीडर कौन सा डाउन हुआ है, अच्छा अच्छा, लाइन कौन सी आ रही है, कौन सा फीडर डाउन हुआ है, सेफनी का फीडर डाउन हुआ है कि अपना जो है इसके बाद में गांव का हुआ है किसी का। तो वो चीज़ देखने का विषय है और ऐसे अंधाधुंध सवाल नहीं करना कि ये सेफनी की बिजली क्यों आ रही है। तो फिर बिजली क्यों आ रही है? एक मेरी बात का जवाब दीजिए आप। तो फिर ये योगी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो फिर ये नारा क्यों देते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे? तो फिर स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाएंगे? स्मार्ट साकिब साहब एक मिनट, मैं आपको अभी मौका दूंगा। नईम साहब, हमारे आर्यन जी, आप बताएं कि हमारे फौजी साहब जो बता रहे हैं, क्या ये सही है? सरकारें अभी भी हैं और पहले भी हैं। जैसे कि मैंने अपने सवाल को पुनः मैं दोहरा रहा हूं, मैंने कहा कि पहले हमारे सेफनी की जो लाइनें थी, सेफनी की क्या, शहरों की भी, कहीं की भी, पहले HT पे थी, लाइन पे थी, नंगे तारों वाली थी। आंधी तूफान शायद पहले भी आते होंगे, बिल्कुल आते थे। तो पहले इतनी अघोषित कटौती नहीं होती थी।
लेकिन आंधी तूफान अब आते हैं और इलाकों का मुझे ज़्यादा खास नहीं पता, लेकिन सेफनी का तो पिछले 4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं। मेरे बीच में ऑडियंस भी बैठे हैं, ऑडियंस बताएंगे। हाँ ऑडियंस बताएं, क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? आपकी बात सही है। तो लाइट पहले भी आती थी, लेकिन अब जब केबल भी हमारे फाइबर हो गई हैं और लाइनें भी सरकारों के अनुरूप, जो भी सरकारें रही हैं, भाजपा की रही हो या समाजवादी की रही हो, सरकारों के अनुरूप लाइट व्यवस्था सुदृढ़ की गई है, मजबूत की गई है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? आर्यन साहब बताएं। देखिए फिरोज भाई, जैसा आपने बताया कि समस्या ये लाइट की, तो ये सिर्फ खास आपकी सेफनी की नहीं है। अच्छा जी। जी, मैं सोच रहा था मेरी सेफनी में ही ऐसा है। नहीं, ये समस्या आपके यहाँ नहीं। मैं भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तहसील शवाद से आ रहा हूँ, शाबाद। वहाँ भी यही हाल है। ठीक है, वहाँ पे 18 घंटे जो है लिखित रूप में है। अच्छा। लेकिन शबाद को जो बिजली मिल रही है वो मात्र 8 से 10 घंटे। ओ। ठीक, और बिल तो माशाल्लाह से सरकार का क्या कहना है, बिल आपका वही अगर 100 यूनिट है तो भी 1000, 1200, 1300, 1400 पहुंच रहे हैं जी। रियायत है। हाँ बिल्कुल, माइक दो सर को। ऑडियंस के सवाल भी हमारे लिए लाइन में खुले हुए हैं, ऑडियंस भी अपने सवाल रख सकते हैं। मेरा नाम रियाज हुसैन, कन्या जूनियर हाई स्कूल सेफनी, हेड टीचर। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा पर जोर देता है, बहुत ना कि किसी राजनीति पर। बिल्कुल। तो मेरा जो सवाल होगा, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता बैठे हैं, सुशील फौजी जी, और जो हमारे कद्दावर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे, नईम साहब, और उसके बाद हमारे सलमान आर्यन साहब शाबाद से जो आए हुए हैं, और हमारे साकिब साहब समाजवादी पार्टी के युवा और जोशीले कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए। हमारे ये चीज़ मैंने आज इस डिबेट में हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले प्रमुख चारों दलों के लोग मौजूद हैं। जी, मेरा सवाल चारों से होगा। मेरा सवाल बिल्कुल व्यक्तिगत किसी पार्टी से नहीं होगा, चारों से ही होगा। अभी नईम साहब ने बहुत अच्छा जुमला बोला, अब ये डिबेट चल रही थी कि शिक्षा, जहाँ पर शिक्षा होगी वहाँ पर विकास होगा, जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ विकास नहीं होगा। नईम साहब ने बहुत बढ़िया जुमला बोला और इनका जुमला मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं चारों दलों से ये पूछना चाहता हूँ, पिछले पूर्व के वर्षों में समाजवादी की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार ने राज करा केंद्र से, बीजेपी यूपी में वर्तमान में भी है, और भारतीय जनता और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। तो ये बताइए, जो शिक्षक 60 साल सेवा देने के बाद जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था सभी पार्टियों ने ख़त्म कर दी और अपने लिए सांसद में या वहाँ पर बैठ करके पार्लियामेंट में अपनी पेंशनें बढ़ाते रहे, मतलब जो शिक्षक 60 साल सेवा देने के बाद उसे कोई रुपया नहीं मिलेगा पेंशन का, और विधायक या सांसद 5 साल की सेवा देने के बाद उसे लाइफ टाइम लाखों से पेंशन मिलेगी। आप चारों मौजूद हैं, क्या ये सही है? देखिए भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई सी भी सरकार हो, XYZ, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सपा हो, अगर इन सरकारों ने ये कानून लागू करा तो ये गलत है। एक टीचर का काम होता है शिक्षा बच्चों को देना, जाहिर सी बात है बच्चों को छोटे से वो तैयार करता है, ऊपर तक तैयार करता है, पौधे की तरह जी, वो अपनी पूरी उम्र जो होता है उस बच्चे को ऊपर बढ़ाने के लिए लगा देता है। वो बच्चा आगे बनने के बाद कुछ भी बने, जज बने, पुलिस बने, XYZ इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन जो टीचर है उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अगर उसके साथ ये हो रहा है तो ये गलत है। बिल्कुल मैं इस पे आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई सी भी पार्टी अगर इस चीज़ को बहाल करेगी तब तो बहुत बेहतर है, नहीं कर रही है तो ये जाहिर सी बात है मुद्दा उठाने के लिए बहुत बेस्ट है। वैसे फौजी साहब बताएं, आप बताएं। अध्यापक जी का आर्यन जी नाम, आर्यन अध्यापक जी का नाम रियाज साहब है। अच्छा रियाज साहब जी का सवाल ऑडियंस है हमारे रियाज साहब, बहुत अच्छा है और इनके ध्यान में ये सवाल आया, बहुत खुशी की बात है। रही बात पेंशन की, तो पेंशन की सिर्फ शिक्षकों की नहीं और सभी विभागों की पेंशन बंद है।
और ये डिसीजन सरकारों ने क्यों लिया था, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, देश भर में कुछ नहीं सोचा। लेकिन यदि इस व्यवस्था से पेंशनर्स को और जो कर्मी हैं तमाम विभागों के, उनको दिक्कत आ रही है और इस मसले पर भी सरकार ध्यान दे रही है, इस पर पुनर्विचार चल रहा है। हो सकता है कि ये दोबारा पेंशन बहाली शुरू हो जाए, पुरानी पेंशन बहाली की बात चल रही है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। एक मिनट साकिब साहब, रियाज साहब, आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। जैसे कि हमारे वर्तमान सरकार के कार्यकर्ता ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही है। संभवतः है कि एक उम्मीद है कि ये बहाल हो सकती है। जी जी बताएं। आपका सवाल विकास और इंसानियत को आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को संवारने वाला विषय है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, जिन्होंने शिक्षा की अलग हिंदुस्तान में जगाई है, वो इसके जनक रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ साहब जिसके संविधान ने, जिसके विचारों पे हमारी पार्टी चलती है, उन्होंने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया और शिक्षकों को बढ़ावा दिया है। लंबे समय बीता, उनके ज़माने में टीचर लगे, सब हुआ, सबकी तनख्वाहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। गुंडा राज भी उनके ज़माने में ख़त्म था। दूसरी बात यह है कि मुझे उम्मीद है और बहुजन समाज पार्टी सबसे वादा भी कर रही है और कर रही है, काम के लिए उत्सुक हैं। और आप बहन जी को जब सत्ता में लाओगे तो ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें, ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि बहन जी बहुत अच्छे से निपटा सकती हैं, क्योंकि हम उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, जिसने शिक्षा की अलग जगाई है। बाबा साहब ने एक मिट्टी में डूबे हुए लोगों को, धूल में और मिट्टी में रहते थे, जिनसे बड़ी जातियों को लोग भेदभाव रखते थे, जिनको ठोकरों में रखते थे, जिनकी मुस्तकबिल अंधेरे में था, जिनके चेहरे एक दूसरे से दिखाई देने पर भी पाबंदियाँ थी। उस ज़माने में उनका हाथ पकड़ा जब वो धूल में सड़े पड़े थे और बात को लंबा ना खींचते हुए मुख्तसर बात अपनी रखें। संविधान उसी के अकॉर्डिंग है, सब लोगों को सीने से लगाने का काम उन्होंने किया है। हमारी पूरी पार्टी उनके ही विचारों पे आगे काम कर रही है और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के एडमिन बहुजन समाज पार्टी को लाने का काम करेंगे और ये समस्या दूर जल्दी कर दी जाएगी। धन्यवाद। हमारे चैनल के महफूज हुसैन साहब जो एडमिन हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा कि उन्होंने इस तरह का एक महफिल सजाई है। और उनकी कोशिश ये रहती है कि आप जैसे नौजवान, बस्ती के नौजवान, क्षेत्र के नौजवान आगे आए। मैं महफूज भाई, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं अभी आपको मौका दूंगा। तो हमारी ये जो डिबेट है, ये हमारा जो एक कार्यक्रम है, हम लोग आपस में जो ये कर रहे हैं, इसमें आपने जो जो कहा, जो जो आपने बातें रखी, सभी बातें अच्छी थी, सराहनीय थी। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा, दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अब आप अपना सवाल बताएं कि आपके मन में क्या है। ये अभी भाई ने कहा था कुछ कि समाजवादी की पार्टी के अलावा ये आदमवादी क्या नया आया है, तो आपको ये इससे क्या परेशानी है? आदमवादी से ये मेरे नाम से परेशानी ये है भाई, मेरे नाम मैं आपका सवाल समझ गया, आपका सवाल समझ गया। परेशानी ये है कि आप आजमवादी हैं और माननीय मंत्री जी आजम खान साहब समाजवादी से जुड़े हुए हैं। देखिए, आजमवादी लोग, जब आजम खान 12 महीने से लगभग 1 साल हो गया, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। कौन नहीं है? और आप आजमवादी, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं पूछने वाला? आपके पार्टी के मुखिया देखने, उनका खेबा रहा नहीं था, उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्या आपको लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके चाहने वाले कम हैं? अगर एक बार को अगर आजम खान साहब के लिए आकर के ये कहते थे रोड पर, और रोड पे अगर समाजवादी सरकार होती तो क्या आजम खान को एकदम मुर्गी चोरी में जेल भेजा जाता? आप मुझे बताइए, बकरी चोरी में जेल भेजा जाता? आपके अखिलेश यादव ने आपने क्या किया? आजम खान को आपने जेल में भिजवाने का काम किया। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप मुझे बताइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, वरना हम आपको, ये गुंडा पार्टी, समाजवादी पार्टी, बिल्कुल शांत हो जाइए आप लोग। जिसने अपनी पार्टी को सींचा है,
तो मुस्लिमों को अपने दम पर तमाम सीटें लाने बिल्कुल की शांत हो जाइए नईम साहब, मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। आजम खान के लिए क्या किया तुम्हारे अखिलेश यादव ने, बताओ मुझे। मैं आपको म्यूट करा दूंगा, आप शांत हो जाइए। इतना कमजोर लीडर, बिल्कुल आप शांत हो जाइए। प्रदेश में दूसरे नंबर की सीट को, प्रदेश में दूसरे नंबर की सीट का नेता। देखिए आप शांत हो जाइए, वो व्यक्तिगत उनकी भावना है कि वो आजमवादी बने या अखिलेशवादी बने या मुलायमवादी बने, देखिए वो उनकी अपनी देखिए शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अब बुला के लेके आए उन्हें आजम खान पे बकरी चोरी के, मुर्गी चोरी के इल्जामों में वो जेल चले गए, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। पूछने वाले थे, हम बोलने वाले थे। आपके पूछने से और उससे कुछ नहीं होगा जब तक आपका पार्टी का मुखिया खामोश बैठा रहेगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप नईम साहब शांत हो जाइए, प्रशासन द्वारा मेहमान भी हैं, आप मुस्लिम को खेवन हारे बताइए। हमारे पास और भी हैं, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ में भारत के सबसे बड़े दल जो हैं उनके 2 प्रतिनिधि और भी हैं, आप शांत हो जाइए। सवाल पूरा होने दो। मैं आपके सवालों के लिए मुस्लिमों की हितैषी कैसे बता दूंगा। समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी कैसे? आप बिल्कुल शांत हो जाइए। दुश्मन बनाकर लूटा, इन्होंने दोस्त। आप बिल्कुल शांत हो जाइए। मैं साकिब साहब को जैसे चाहा जब चाहा लूटा। मैं साकिब साहब से दोबारा आपके साथ में बैठा दूंगा, आप शांत हो जाइए, अपनी पूरी तैयारी के साथ आइएगा। हमारे बीच में 2 दल जो राष्ट्रीय दल हैं हमारे भारत के, उनके 2 प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनको भी आप बोलने का मौका दीजिए। आर्यन साहब, ये जो हमारे दोनों भाई आपस में बहस कर रहे थे, इनकी बहस कहाँ तक जायज़ है? देखिए फिरोज भाई, अगर बात जायज़ की कर रहे हैं आप, तो जो हमारे बसपा के भाई हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ठीक है। आप नहीं साहब, आप शांत रहें। इंसान रीढ़ की हड्डी के बिना बिल्कुल बेकार है जी। आजम खान साहब वो रीढ़ की हड्डी है समाजवादी की, जिनके बलबूते यूपी में अखिलेश सरकार कई बार बनी और मुलायम सिंह ने भी कई बार सरकार बनाई। लेकिन उस रीढ़ की हड्डी का 1 साल से ज्यादा 1.5 साल होने जा रहा है, ये हाल हो गया। आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आप एक बार हारे हुए हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, उसके बाद भी आपने एक आवाज नहीं उठाई। जब माइनॉरिटी के, कांग्रेस के माइनॉरिटी के इमरान प्रतापगढ़ी ने इसकी आवाज उठाई, वो मिलने यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो आप अगले दिन पहुंचे थे। शांत हो जाइए आप, शांत नहीं होंगे, मन आप अगले दिन बिल्कुल शांत हो जाइए। शांत नहीं होंगे। फौजी साहब, उनके साथ दोगला व्यवहार हुआ है, उन्हें मुर्गी चोरी में जेल भेजा है। आपका पूछने वाला कोई लीडर नहीं है, आपका खेवन नहीं है। हमारा मुद्दा है अबकी बार किसकी सरकार, अबकी बार किसकी सरकार। हम इसी मौजू पर आते हैं। फौजी साहब आप आए, आप बताएं सरकार, आप बताएं, शांत रहिए। न्याय की सरकार, कानून की सरकार, भयमुक्त सरकार। नहीं साहब आप शांत हो जाइए। सरकार फिरोज भाई, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो सच है वो सच रहता है, और अपनी झूठ बात को सच करवाने के लिए आदमी ज़्यादा बोलता है। अपनी झूठ बात को सच करवाने के लिए ज़्यादा बोलता है और दूसरे को मौका नहीं देता है। मौका है नहीं भाई। ये जो दल हैं, ये जो दल हैं, कांग्रेस, बसपा, सपा, ये सब जो है लुटेरे दल है। जी बिल्कुल सही कहा। इनके दलों के आदमी कि हम तो गरीब आदमी हैं, झोला लेके चले इनके दलों के आदमी साकिब साहब आप शांत रहिए, बोलने दीजिए। इनके दलों के आदमियों ने इनके दलों के आदमियों ने इनके दलों का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो। जी जी, इनके दलों का पिछला रिकॉर्ड देख लो। मुलायम सिंह जी, उन पे एक पुराना घर था, कुछ नहीं था। मायावती जी पे एक अपना पुराना घर था, कुछ नहीं था। आज 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मायावती जी पे है, 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और मोदी जी 20 करोड़ के सूट पहन रहे हैं। 1 मिनट, और मोदी जी 20 करोड़ रुपए के सूट पहन रहे हैं। प्रधानमंत्री है, सरकारी सूट पहनने की व्यवस्था है। तो प्रधानमंत्री बना है, तो जो प्रधानमंत्री बना है, एक सूट की उसको कीमत अच्छे कपड़े पहनने के दिए जाएंगे। अरे 20 करोड़ सर, 2,000 सरकार की रुपए व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है। 20 करोड़ 2,000 रुपए में भी आ जाएगा। योगी जी, मोदी जी, मैं दूंगा जवाब। उनके पास पर्सनल कोई संपत्ति नहीं। योगी जी, मोदी जी के पास पर्सनल कोई संपत्ति आपने चेक कर ली नहीं। थी। जो पहले थे वही आज है, अपना कोई योजना कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल। देश की सेवा कर रहे हैं, जी। सूबे की सेवा कर रहे हैं। जी। योगी जी ने 45 वर्ष से उम्र अधिक महिलाओं को हज करने जाने की परमिशन दी। क्या पहले ये थी क्या? सपा ने परमिशन दी क्या? कांग्रेस ने दी क्या? जी, बिल्कुल। बसपा ने दी क्या? नहीं दी। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों के लिए कानून लेकर आई, भाजपा लेकर आई। कांग्रेस लेकर आई क्या? सपा लेकर आई क्या? बसपा लेकर आई। एक मिनट, फायदा क्या है? जो मुस्लिम बहनें हैं वो आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, बिल्कुल है। उसके साथ अत्याचार यदि होगा तो कानून रक्षा देश की करेगा। हर लड़की
वो कानून भाजपा ने बनाया। हाले साड़ी खींची जा रही है, ये रक्षा हो रही है। आपकी बात ठीक है कि कानून रक्षा करेगा, लेकिन हमारा इस्लाम भी एक शरीयत निभाता है, हम अपनी शरीयत के मुताबिक भी उसको निपटा सकते हैं। आपको हमारे 3 तलाक के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका देखिए शरीयत हमारा से जो निपटा सकते आज का थे। जो मौजू है, हमारा जो विषय है आज का, वो ये है, हम सभी लोग यहाँ मुद्दों से भटक रहे हैं। जो हमारा मौजू है वो ये है, अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी 350 के पार इस बार सीटें ला रही है और माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, इसका फैसला जनता करेगी। एक मिनट फिरोज भाई, एक मिनट जी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, 1 मिनट। समाजवादी सरकार 350 सीट लेकर आ रही है, अब ये बताएं आजम खान के साथ या आजम खान को हटाकर? आजम खान के साथ। कैसे? आजम खान इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, बाहर निकल के। आप वजह बताएं, 1.5 साल से तो आए नहीं। अब इंशाल्लाह आएंगे। क्यों 1.5 साल से क्यों नहीं आए? भारतीय जनता इमरान प्रताप गढ़ी के घर पहुंचने के बाद ही क्यों आएंगे? अखिलेश यादव उनसे मिलने पहले क्यों नहीं गए? आप कह रहे हैं इमरान प्रताप गढ़ी के भाई साहब कह रहे हैं ओवैसी के। ये तो अरे पहले तो डिसाइड देखिए, अगर आप जिला रामपुर में रह रहे हैं, आपको पता होगा इमरान प्रताप गढ़ी यूनिवर्सिटी पहुंचे, तंजीम फातिमा से मिले, उसके अगले दिन अखिलेश यादव जी ने उससे पहले भी मोहम्मद आजम खान साहब के लिए आवाज उठाई है। देखिए, और साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी। अच्छा। जो कि आपको पता होगा। बस एक साइकिल यात्रा 1.5 साल में नहीं, साइकिल यात्रा नहीं, और आपको पता है कि अंदर कितना काम हो रहा है? लोगों को फायदा पहुंचा साइकिल यात्रा से। कितना हो रहा है बताएं? नहीं, साइकिल यात्रा से लोगों को बहुत फायदा पहुंचता है। कैसा फायदा कितना हो रहा है? फायदा साइकिल यात्रा निकालो, लोगों को फायदा पहुंचाए, गरीबों को। कैसा ऐसा करके और बात कर रहे हैं साढ़े 300 सीट जीतने की। चलिए देखिए, आप लोग लड़िए मत, आप लोग लड़िए मत, आप लोग लड़िए मत, सीटों पे नहीं बैठ रहे हैं। आप लोग लड़िए मत। निकाल के फेंक दिया तुम्हें। नहीं, क्या साइकिल यात्रा तो निकालो कोई। जब सत्ता में आप लोग थे, जनता को जूते की नोक पर रखने वाली ये समाजवादी सरकार आज साइकिल रैली निकाली है, जब इन्हें जनता ने निकाल के फेंक दिया, छीन ली गई जी। और आप साइकिल यात्रा करके लोग नईम साहब, आप आपकी बात रोक करके आप क्या कहते हैं? आपके नजरिए में बसपा कहाँ तक मजबूत है, कितनी मजबूत है? बसपा अपनी सच्चाई के तौर पे, बसपा निर्भय प्रदेश के तौर पे, बसपा रोजगार देने के नाम पर देश में 350 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। क्या रोजगार दी बसपा ने, आप बता दीजिए। फौजी साहब आप बताएं कि जीने का अधिकार, नजर उठा के जीने का अधिकार शांत, बिल्कुल शांत। फौजी साहब आप बताएं, आपकी निवर्तमान सरकार प्रदेश में सरकार चला रही है और रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही देती है, कोई कार्यकर्ता या मशीन भी देती है। 1 मिनट नहीं साहब, रिपोर्ट कार्ड जनता ही देती है और रिपोर्ट कार्ड जनता देती है अगले चुनाव को। जब चुनाव होगा तो रिपोर्ट कार्ड सरकार का तैयार होगा। यदि रिपोर्ट कार्ड भाजपा का अच्छा है तो जनता फिर वापस उसे चुनेगी, रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है तो भाजपा किसी अन्य दल को, जनता किसी अन्य दल को चुनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं भाई चुप रहे, आपने बिल्कुल सही कहा। जनता तय करेगी सरकार किसकी आएगी। बिल्कुल जनता तय करेगी, लेकिन जो हमारे विरोधी हैं, हमारी हर काम को, जो हमारे विरोधी हैं, हमारे प्रत्येक काम को वो गलत बताते हैं। आपके काम तो नाम बदल के हो रहे हैं, हमारे सारे कार्यों को वो गलत नाम बताते बदल के हो रहे हैं। काम सपा का फीता काट दिया, अब कोलकाता का, इसलिए कोलकाता का जनता जानती है। बोलने दीजिए, देखिए जो बोल रहे हैं पहले उनको बोलने दीजिए, उनकी बात ऑडियंस तक जाने दीजिए। जनता समझती है कि भाजपा सरकार की जरूरत है देश में भी और राज्य में भी। भाजपा सरकार ही भ्रष्टाचार बढ़ा सकती है, आपने विज्ञापन गुंडा राज बढ़ा सकती है। सुशील भाई 5 दिन वाले मसले का आप कुछ कहना चाहेंगे? 5 दिन पहले जो योगी जी ने विज्ञापन जारी करा था, बहुत बड़े पेज का, करोड़ों रुपए का विज्ञापन, जिसमें कोलकाता का फ्लाईओवर लगा दिया गया उठाकर, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मतलब दूसरे के बच्चे को लेने के बाद आप उसे अपना नाम दोगे तो क्या आप पिताजी कहलाओगे? क्या उठा देगा? अब एक सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हो रहा है काफी, वो कटिंग है न्यूज एक्सप्रेस की, है भी मेरे पास, और उसमें योगी जी का वो दिखाया है, योगी जी के विकास कार्य दर्शाए गए उसमें। अरे जो सवाल उन्होंने किया उनका जवाब मैं देना चाहता हूं। बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी। महंगाई का 1 मिनट सुन लीजिए, अभी बात करेंगे महंगाई पे भी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। महंगाई पे भी बात होगी। आप ये कह रहे हैं कि दूसरे दल हमेशा भाजपा के कामों को गलत बताते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हमने आपसे राय ये पूछी है, सही काम है नहीं साहब, हमने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं। बात का जवाब मैं देता हूँ जी, दीजिए। ये महंगाई की बात कर रहे हैं और सिलेंडर की बात कर रहे हैं जी। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ नईम भाई से कि सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा खर्च कर रही है, जो सड़कें बना रही है, जो गरीबों को योजना दे रही है, राशन फ्री दे रही है, जी हाँ फ्री दो, तो वो क्या कर्ज लेकर देगी कि टैक्स लेकर देगी? बताओ। गरीबों का लूट के
गरीबों को लूट के नहीं, वापस एक सेकंड सिद्ध गरीबों करूंगा, को लूट के नहीं, सिद्ध करूंगा, जो सिलेंडर जो हम सिद्ध करूंगा, जब क्या हमारी सिलेंडर भाई? सरकार आप सुनो, जो हमारी कॉलोनी सरकार में सिलेंडर रोजगार दो। हमारी सरकार सिलेंडर पे रेट बढ़ाया, हाँ, पेट्रोल पे रेट बढ़ाया, अंधाधुंध। लेकिन ये रेट सभी को बढ़ाया एक तरफ से, लेकिन उसमें पैसा टैक्स का आया वो सिर्फ गरीबों को दिया, वो सिर्फ गरीबों को दिया है। उनके लिस्ट में कहा तो गरीब जो है, एक गरीब आंध्र प्रदेश में भी दिया था आपकी पार्टी ने, उसके घर जब वो गई तो बोले मुझे तो भाई इस तरीके से भाजपा के नेता मेरे घर आए थे, मुझसे ऐसे बोलने के लिए कहा था, मेरे संग तो ऐसे हुआ नहीं, झोंकड़ी पे रह रही हूँ मैं तो। चलिए छोड़िए, सुशील भाई, उन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना है। सेफ्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने लोग सुशील भाई, शौचालय बने हैं, पूछ सकते हैं, सुशील भाई, सड़कें बनी खाली हैं, आवास योजना से नहीं, घर को चलाने के लिए सुशील भाई एक मिनट, आपने व्यक्ति ने भी कहा काम करना है। आपने कहा कि सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, उसका फिर टैक्स जो था वो वसूल करके जनता को दे दिया। जी, बिल्कुल। आप सरसों के तेल पे क्या कहेंगे? उसका तो पता ही नहीं होने दिया। 200 आप इधर पेट्रोल डीजल पे लगाए रहे, उसको 200 पार पहुंचा दिया, दालें पहुंचा दी, सब्जी पहुंचा दी, पेट्रोल डीजल एक बार सरसों का तेल जब जी। रेट बढ़ा है जी। तो इससे भी किसानों को फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? अब ये सुनो कि सरसों का तेल कहाँ से आता है, सरसों का तेल कहाँ से आता है? किसान को न छोड़ के एक मिनट, सरसों का तेल कहाँ से आता है? खेती से आता है कि नहीं? सरसों लाई लेटा पैदा होता है, ठीक है, उसका रेट बढ़ेगा, किसान अमीर होगा जी। और खाद जो महंगा होगा, जो उसमें पानी लगेगा, जो डीजल फूकेगा, और जो ये जो होगा, ये तो पहले से महंगा है, महंगा तो सब जनता लोग गई है, वो सरसों महंगी हो जनता गई है, गई, किसान का फायदा हुआ, किसान का जनता के पास खाने के लिए नहीं है तो क्या फायदा? क्या फौजी साहब, तेल को मेरे बढ़ाने नजरिए के लिए। में किसान को उससे फायदा नहीं मिला, वो फायदा बिचौलियों को मिला। आप फैसला मत करिए, मैं दूंगा जवाब इनका। आप मुझे ये बताइए कि उसे तेल उसे लाइटा को, सॉरी उसे यही कहते हैं जिसमें तेल सरसों कह लगता दो, है, लाइटा सरसों। कह दो, लाई कह दो। डायरेक्ट ऊपर से आसमान से तो बरसती नहीं है भाई, आप समझदार हैं। अब उसे पैदा करने के लिए हमें करना ये होता, पहले तो आप खेत जोतोगे, अब बैलों का तो जमाना चला गया, अब आपको इंजन चलाना पड़ेगा, बिल्कुल। ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। अब जो उसके अंदर तेल फूका है वो भाई साहब कहाँ से आएगा? पेट्रोल पंप वाला तो देगा नहीं, कोई उसका सगा संबंधी तो है नहीं। क्यों देने लगा? दूसरी चीज ये है कि जो ट्रैक्टर तक आपने दाम बढ़ाए हैं, उन ट्रैक्टरों के दाम किसान की जेब से खिसक गए, उसके जो खाद के दाम है वो आपने खींच लिए इधर को। अब जो सरसों तैयार हुई वो कितनी लागतें, जो महंगाई पीछे से आई है, जब वो तैयार होगी तो कहाँ जाके पहुंचेगी? तेल तो महंगा बिका गई। रसोई घर की लोग गरीबों की खुशियां छीनने वाली भाजपा सरकार अपने आप को इस तरीके से पेश कर रही है, मुझे तो शर्म आती है कि उन्हें डिफेंस करने के लिए लोग आ कैसे जाते हैं। अरे गलत कामों को सही बताने वाले लोग, मोहब्बत से तो मुलायमियत से बताने वाले लोग, वो बताओ वो फिर भी कर रहे हैं। अरे कैसी अंधभक्ति है भाई। समाजवादी गुंडा सरकार कर रही है तो डिफेंस करने के लिए बैठे हुए। हो सकता है मैं सही करूंगा, ऐसा करके सही करूंगा तो मुझे बढ़िया आतंकवादी बन जाऊं मैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सच्चाई पे बात ही नहीं कर रहा भाई। गुंडा ऑडियंस कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस में? हाथियों का जवाब रखा, जवाब दे दूं। हाथी का जवाब रखा, जहाँ हाथी बनाए गए, हर अच्छी चीज को ये बताया गया कि स्कूल को जब आप खूबसूरत बनाओगे तो दिल अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा मन लगेगा। ये होता है, नहीं होता है। खूबसूरती भी एक अपनी अहमियत रखती है। एक दुनिया में एक खूबसूरती पार्क भी अहमियत रखते हैं। जिस पार्क को बहन मायावती ने बनाया, उस पार्क से आज इनकम वो किसे हो रही है? सरकार को हो रही है ना। उनकी पर्सनल तो है नहीं कि पर्सनल खाते में बहन जी की जा रही है। लेकिन भाई ये झंडा उठा के साइकिल रैली निकाल के तुम क्या सोच रहे हो? गरीबों का भला कर रहे हो? गरीबों का भला हो रहा है और एक मिनट, बना रहे हैं। सभी लोग शांत हो जाएं, सभी लोग शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। बिल्कुल नहीं साहब, हमारे चारों कार्यकर्ताओं ने, चारे कर्मठ जुझारू नेताओं ने अपनी अपनी बात बहुत शानदार तरीके से रखी है। अब हमारे आर्यन साहब कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे फौजी साहब से। हाँ आर्यन साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप बताएं। मैं सुशील भाई से कुछ सवाल करना चाहता हूँ आज के मौजूदा हालात पे। सुशील भाई, आपकी पार्टी जो है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद है, सरकार बनाए हुए, और केंद्र में भी मोदी जी मौजूद है। तो मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही है? युवा हर महीने क्यों लाठी डंडे खा रहा है? अपनी नौकरी अगर मांगने आता है तो उस पर लाठी डंडे क्यों बरसाए जाते हैं? मेरे भाई साहब को इसका जवाब लेने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलने के लिए पीछे तैयार जाने का हूँ। मतलब ये है, मेरे पास 1 बीघा जमीन है, उस 1 बीघा जमीन पर रहते हैं 10 व्यक्ति। ठीक है, अब आने वाले टाइम में 50 साल में उस पर हो गए 500 व्यक्ति। ठीक है। अब आप हमें ये बताओ कि उस 1 बीघा जमीन को 500 व्यक्ति कैसे निर्वाह करेंगे, जो कि पहले 10 करते थे। जी, बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी देश में जितनी उसकी जनसंख्या है
उतना ही उसके संसाधन होने चाहिए। ठीक। संसाधन यदि कम है जी। और जनसंख्या ज्यादा है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, केवल ये जिम्मेदारी तमाम जनता की है। ठीक है, आपकी जितने बात भी लोग शिक्षित हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या जी, है। जी। और हम आंसर भी लिखते हैं तमाम उसमें अपने जो है उत्तर पुस्तिकाओं में, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब हमारे पास संसाधन कम है और जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी ये बढ़ती है। इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, इसके लिए सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। कोई चलिए सुशील भाई, ये बताइए, जो काबिल हैं उनको तो मिल सकती है ना। आपने बोला कि एक व्यक्ति 1 बीघा जमीन पे 10 लोग काबिल हैं, ठीक है, तो जो काबिल है उनको तो मिल सकती है, या उनके लिए भी रूल कर दिया कि पहले टेट निकालो, फिर सुपर टेट निकालो, फिर नीट निकालो, फिर ये निकालो, फिर वो निकालो? पहले धरने पे बैठो। जब काबिल लोगों के लिए है, सरकार ने टेस्ट बनाए हैं जी, तो जो टेस्ट में वैकेंसी इतनी दी जा रही हैं जी, मान लो कि किसी विभाग में लेखपाल के लिए वैकेंसी निकली 500 जी, तो 500 उन्होंने जो अच्छे लड़के थे उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिए, बाकी के 25,000 अब वो नेक्स्ट भर्ती देखेंगे। तो इसमें सरकार की गलती क्या है? वो अच्छे लड़कों को लेना चाह रही है, अच्छे लड़कों को लेना चाह रही है सरकार, जी। यदि भर्ती कर रही है अच्छे लोगों लेकर के जी, जी, जी। लिखित के माध्यम से। जी, सरकार ने एक भ्रष्टाचार और खत्म किया है इसमें जी नौकरियों में। जी जी पहले इंटरव्यू चलता था, इंटरव्यू के माध्यम से करप्शन का भी हावी रहता था। जी। और रिश्वतबाजी चलती थी। जी, जी। लेकिन वो खत्म कर दिया। अब रिटर्न ले रहे हैं, एक से तसल्ली नहीं दूसरा ले रहे हैं। लड़के की क्वालिटी निकल के आ रही है, जी, किसी विद्यार्थी की व्यक्ति की क्वालिटी निकल के आ रही है और वही आप व्यक्ति जो है नौकरी में लग रहा है जो कि उसकी योग्य है। चलिए, मेरा सवाल आप दोनों लोगों से है। जी, आप कांग्रेस से हैं और आप भाजपा से हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़े दल ये दोनों ही हैं और केंद्र में इन्हीं दोनों की सत्ता रही है। जी, 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 अभी आपने एक सवाल किया कि बेरोजगारी दर, ये मेरा सवाल है, मेरा खुद का सवाल है। एज ए एंकर समझ लो जी, या एज ए ऑडियंस समझ लो, तो मुझे ये बताइए, हमारे फौजी साहब ने जवाब दिया कि देयर इज नो रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे एशिया में, एशिया यानी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन है? एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री चाइना है। ऑब्वियसली चाइना है। चाइना में क्या रिसोर्सेज कम है? वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? जापान, जिस पे अमेरिका ने एटम बम गिराया, जी, जी, हिरोशिमा और नागासाकी जी, जी, पर, जहां 1945 में। 7 पुश्तें उसकी बेकार हो गई, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा कंट्री जी। है। मैं इसका कारण, जो आपका सवाल था और हमारे सुशील भाई का जवाब जी, था, जी, इसका बिल्कुल। कारण मैं किसी सरकार को नहीं मानता, बिल्कुल। इसका सरकार में भ्रष्टाचार को मानता हूं। बिल्कुल। क्यों मानता हूं भ्रष्टाचार को? देखिए, हमारे यहाँ प्रतिभा है, हमारे यहाँ आप नासा में चले जाओ, इसरो में चले जाओ, जितनी भी टॉप स्पेस एजेंसीज हैं वहां पर आपको कार्यकारी या डायरेक्टर वगैरह सब इंडिया के मिलेंगे। कल्पना चावला को उठाइए, वो इंडियन थी। बिल्कुल। तो ये सारे इंडियन विदेश में क्यों जाते हैं? आखिर ऐसी क्या खासियत है, क्या खूबी है, ये सारे लोग विदेश चले जाते हैं, हमारे इंडिया में रह के सेवा क्यों नहीं देते? मैं इस बात पर पहुंचा हूं, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन लोगों को वो सारी फैसिलिटी, सारी चीजें नहीं मिलती। सरकारें इनका दोहन करती हैं, शोषण करती हैं और इनको अपनी मनमानी तरीके से काम करने के लिए बाध्य करती हैं। ये लोग नहीं कर पाते, इसलिए विदेश जाते हैं। यहां जनसंख्या की या किसी रिसोर्सेज की बात नहीं है, यहां पर मेरा अपना नजरिया सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर है। हर सरकार, हर व्यक्ति या हर सरकारी जो राजनेता है वो चाहता है सिर्फ मेरा बिस्तर नोटों से गर्म हो जाए। मैं बस यही कहना चाहूंगा और अपने इस बात पर राय लेना चाहूंगा अपने दर्शकों की कि वे अपनी राय दें और अपने कमेंट में लिखें। ऐसी सुगबुगाहट मिल रही है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ किए जाने की संभावना है, क्योंकि दोनों का समय एक साथ ही पूर्ण हो रहा है। ऐसी सुगबुगाहट मिल रही है और हो सकता है कि एक आध सप्ताह में, 1 या 2 सप्ताह में उसकी अधिसूचना भी जारी हो जाए। यदि निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों साथ हो जाते हैं तो उस परिस्थितियों में वोटर क्या भ्रमित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कोई वोटर भ्रमित नहीं होगा। वो लोग भ्रमित ये कर तो सकते हमारे हैं। लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो खर्चा होता है अलग अलग इलेक्शन पे, वो खर्चा रुक जाएगा। और दूसरी बात, पहले की भ्रष्ट पार्टियों ने जो वोटर लिस्टों में लोगों के नाम काट करके अपने नाम बढ़ाए हैं, जी, जी, जी। उनमें जो विसंगतियां हो गई हैं, जी, जी। वो सारी विसंगतियां दूर हो जाएंगी
और एक एक आधार के हिसाब से जुड़ जाएगा। देखिए, चाहे विधानसभा का वोटर हो, फौजी साहब, चाहे वो नगर पंचायत का वोटर हो। एक चीज सारे मैं वोटर आपकी एक बन जाएंगे। एक बात रोक के मैं कहना चाहूंगा, पूर्व की कांग्रेस सरकार ने आधार स्टार्ट किया, उसे अमली जामा भाजपा सरकार ने पहना दिया। तो पुराना काम है। नहीं, शांत रहिए आप, क्योंकि कोई भी काम अगर पेंडिंग है तो सरकार बदलेगी तो काम पेंडिंग थोड़ी रहेगा, उसको तो फॉरवर्ड किया जाएगा ना। मान लो कोई भी अधिकारी यहाँ बैठा है, वो अपना काम छोड़ गया, कोई केस छोड़ गया, तो नया अधिकारी आएगा उस केस को फाइनल तो करेगा। अब आज के डेट में हर जगह आधार एक मैंडेटरी आईडी बन चुका है। आपने एक सवाल रखा फर्जीवाड़ा, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के हम भी विरुद्ध हैं और सारे ऑडियंस जहां बैठे हैं वो भी सारे विरुद्ध हैं। मैं कहता हूं कि वोटर लिस्ट की आवश्यकता क्या है जब आधार डाटा गवर्नमेंट के पास है। वोटर लिस्ट की या बैलेट पेपर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए मेरे नज़रिए से। मेरे नज़रिए से जब आधार लिंक है, बायोमेट्रिक है, जो बंदा 18 वर्ष का हुआ उसका आधार ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाना चाहिए वोट डालने के लिए। पीठासीन अधिकारी को लंबा चौड़ा बैलेट पेपर देने की बजाय उसको एक पॉस मशीन क्यों नहीं दी जाती कि लोग इस पर फिंगर लगाओ और मनपसंद डिजायरेबल कैंडिडेट को अपना बटन दबाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे हमारे हिंदुस्तान कि जितने भी नवयुवक हैं वो परेशान नहीं होंगे वोट बढ़वाने के लिए, वोटर आईडी के लिए, क्योंकि उनका आधार ही वोटर आईडी होगा। जैसे ही वो 18 वर्ष के पूरे हों वहाँ वो सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों जनरेट नहीं कर देते। फिरोज भाई, आपके विचार बहुत सुंदर हैं, अच्छे विचार हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से ये विचार सरकार तक पहुँचाएं और हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी मेरी सरकार रहेगी। मेरे चैनल के माध्यम से भैया जी, मेरे मैंने चैनल के ऊपर सवाल किया था, जवाब दे रहा हूँ भाई। एक मिनट रुको। आप मेरी बोलिए। सरकार के माध्यम चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि सारी लिस्टों को, चाहे निकाय चुनाव की हो या ग्राम सभा की हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हो या विधानसभा की हो, सारी लिस्टों को निरस्त कर दिया जाए। और जिस व्यक्ति का आधार है, मैं यदि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और अगर मैं महाराष्ट्र में कार्य कर रहा हूं तो मेरे आधार से मेरा वोट वहीं पड़ जाए। हम आपकी बात सहमत हैं। आधार से हम बायोमेट्रिक कराएं अपनी, जिस तरह से हम अपना बैंक में खाता खुलवाते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, खाता खुल जाता है, हमारे खाते से कोई पैसा नहीं निकाल सकता, हम अपने आधार से पैसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से वोटर लिस्ट हो जाए तो हमारे भारत का एक भी नागरिक वोटर आईडी के लिए परेशान नहीं होगा और इतना पैसा हमारी भारत सरकार का बचेगा जो इतनी सारी BLO बनाने में और वगैरह बनाने में खर्च किया जाता है। आ जाओ। तो इसी के साथ मैं आज आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने आए हुए मेहमानों का। शाहबाद से हमारे 2 मेहमान आए, साकिब आजमबादी साहब और हमारे साजमान आर्यन साहब, नईम आज़ाद साहब, फौजी सुशील साहब और मैं आपका दोस्त फिरोज मलिक। अपनी बात को आज यहीं पर खत्म करते हुए आपसे विदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर।